ग्लास स्टीगल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन बिकॉज इससे जस्ट पहले 1929 में एक बहुत बड़ा मार्केट क्रैश हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन। आप अगर इंडिया की बात करें तो एक्सिस बैंक इज डोमिनेटिंग द डेट मार्केट, द बॉन्ड्स मार्केट। इक्विटी वाले साइड में कोटक इज लीडिंग। वो पैसा अगर हम हमारे बैंक अकाउंट में रख के रखें या अपने घर में कैश में जमा करके रखें तो वो कोई प्रोडक्टिव यूज केस नहीं है उस कैश का। Hello everyone, welcome to the first lesson of our investment banking series. I'm very excited to welcome you all. This particular lesson starts or marks the beginning of a new journey. Okay, हम investment banking के ऊपर एक पूरी journey cover करने वाले हैं and by the end of this series आपका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। ओके, एंड आई अंडरस्टैंड दैट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के ऊपर इतने सारे क्वेरीज आते हैं, इतने सारे डाउट्स आते हैं, इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल कि मैं उन सबको किसी एक वीडियो में या दो वीडियो में भी कवर कर पाऊं। ओके, सो दैट वाज द आइडिया दैट लेट मी कम अप विथ एन एंटायर सीरीज एंड डिटेल डाउन। हम थोड़ा सा डीप डाइव करें उन सभी एस्पेक्ट्स पर जो आप जानना चाहते हैं, राइट। सो वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू हैव एन ओवरव्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, हम उसमें अंदर जाकर पूरा चीजों को समझेंगे कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर को आखिर करना क्या होता है, राइट। सो दैट आप वो क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ पाए कि अगर मुझे कोर फाइनेंस में जाना है और स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है या नहीं, और जाना है तो व्हाट इज दैट एग्जैक्ट थिंग जिसके लिए मुझे प्रिपेयर होना चाहिए, राइट। हेंस दिस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सीरीज। सो चलिए शुरुआत करते हैं। किसी भी चीज की शुरुआत उसके इंट्रोडक्शन से होनी चाहिए। आई अज्यूम दैट आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में शायद बहुत कुछ नहीं जानते होंगे। यू मस्ट हैव हर्ड दिस बज टर्म, राइट। ये आज एक बहुत ही बजिंग वर्ड है बिकॉज ऑफ इट्स हाई पेइंग नेचर, पर ठीक है, लेट अस कीप दैट असाइड। हम चीजों को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, सो लेट अस गेट स्टार्टेड विथ एन इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। लेट अस बिगिन। So what is the learning objective of this particular chapter today? आज हम क्या सीखेंगे? आज हम बस ये समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग किस चीज का नाम है। ओके, किस एक्टिविटी को बोला जाता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? सबसे पहले तो ये क्लियर करते हैं। All right, then we will also understand some historical evolution around it, because आज आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हो एंड यू वुड ऑल्सो बी इंटरेस्टेड टू नो द फ्यूचर स्कोप, द फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो किसी भी चीज का फ्यूचर समझने के लिए आपको उसका हिस्ट्री समझना जरूरी होता है। ओके, सो वी विल अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स इन द हिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री। फिर हम बैंकिंग टाइप्स को समझेंगे कि एक एसबीआई में और एक जेएम फाइनेंशियल में क्या फर्क होता है। ओके, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कि क्यों ये एक इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है मार्केट में। ऑलराइट, लेट अस बिगिन। सो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? एक इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करता है? व्हाट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऑल अबाउट? सो इसको आप ऐसे समझिए, हैव यू अंडरस्टूड अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस टर्म अ फाइनेंशियल मार्केट? क्या आपको यह पता है कि एक पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है जिससे पैसे का फ्लो इधर से उधर जाता है, राइट। सो दिस इज व्हाट अ फाइनेंशियल मार्केट डज। एंड एक फाइनेंशियल मार्केट काम करता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के जरिए। ओके, इस इकोसिस्टम में काम करते हैं कुछ इंटरमीडियरीज। अभी इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? ये वो प्लेयर्स हैं जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम को चलाते हैं। तो जैसे कि ब्रोकर हो गए, जैसे कि डीलर हो गए, कमर्शियल बैंक हो गए, इन्वेस्टमेंट बैंक हो गए, क्लियरिंग हाउस हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, राइट। तो देयर आर मेनी प्लेयर्स विच फॉर्म द फाइनेंशियल मार्केट। एंड इस फाइनेंशियल मार्केट में जो इंटरमीडियरीज हैं उनमें से एक प्लेयर है इन्वेस्टमेंट बैंकर। ठीक है, तो ये प्लेयर का क्या काम है इस फाइनेंशियल मार्केट में? जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाला जो प्लेयर है, जो इंटरमीडियरी है, इसका क्या काम होता है? तो सबसे पहले तो आप यही समझ गए होंगे कि एक इंटरमीडियरी है, यानी कि ये किसी को कुछ करने में हेल्प कर रहा है, राइट। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट दे हेल्प विद? फर्स्ट इज कैपिटल रेजिंग एक्टिविटी। अगर आप कैपिटल मार्केट्स के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप उसमें जाना चाह रहे हैं, ओके, सो एज अ कंपनी यू वांट टू रेज फंड्स, आपको कैपिटल रेज करना है,
चाहे वो इक्विटी के जरिए हो चाहे वो डेट के जरिए हो, देन यू विल गो टू विच प्लेयर। आप पूरे मार्केट में कौन से प्लेयर के पास जाओगे कि मुझे कैपिटल मार्केट से पैसा रेज करने में हेल्प करो? दिस इज इन्वेस्टमेंट बैंकर। ओके, next is M&A advisory. Now mergers and acquisition is a very natural way of progressing a business, right? आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, वो कंपनी बनता है, फिर अब आपका कंपनी मान लीजिए 100 करोड़ 200 500 1000 करोड़ हो गया, फिर आपको और ग्रो करना है। तो और ग्रो करने में सारा काम आप खुद स्क्रैच से नहीं करते हो, राइट? तो इट इज अ वेरी नेचुरल थिंग कि कंपनी दूसरी कंपनी के साथ जुड़ जाती है एंड अपना बिजनेस, अपना टैलेंट पूल, अपने रिसोर्सेज को बढ़ाती है। So in this process, investment banker is going to help you, चाहे आप कंपनी को खरीदने जा रहे हो, चाहे आप कंपनी को बेचने जा रहे हो, ठीक है? फिर आता है ट्रेडिंग एक्टिविटीज, मार्केट मेकिंग एक्टिविटीज। आपको किसी कंपनी के 10 करोड़ शेयर बेचने हैं। हो सकता है 10 करोड़ शेयर खरीदने के लिए अभी मार्केट में इतनी सप्लाई है ही नहीं, ओके? कोई डिमांड है ही नहीं, तो कोई इतने शेयर एक बार में खरीद ही नहीं रहा। तो इन सच इंस्टेंसेस आप डायरेक्ट मार्केट में नहीं जाते हो, एंड अगर आप बेचने चले भी जाते हो जो प्राइस है जिस पे आप बेच पाओगे वो काफी नीचे चला जाएगा। सो दिस हैज टू बी डन इन अ स्ट्रेटेजिक वे, एंड देयर आर वेज जिससे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आपकी एक्टिविटी को, आपके ट्रेड को एग्जीक्यूट करवाते हैं। ओके, सो वेदर इट बी मार्केट मेकिंग एक्टिविटीज और वेदर इट बी ट्रेडिंग एक्टिविटीज, सो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स अपने क्लाइंट्स के लिए ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं और या वो खुद के लिए भी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड देन देयर इज द रिसर्च पार्ट। सो रिसर्च इज कि आप किसी सिक्योरिटी को एनालाइज कर रहे हैं, किसी स्टॉक के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, आप मार्केट के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, एंड देन यू गिव अ ओपिनियन ऑन योर रिसर्च कि आपने क्या फाइंड आउट किया। सो इट कैन बी ईदर ऑन द बाय साइड और ऑन द सेल साइड। सो आप अपनी रिसर्च को एज अ सब्सक्रिप्शन सेल कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड है, उसका काम ही है स्टॉक में इन्वेस्ट करना, तो वो क्या कर सकता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रिसर्च को सब्सक्राइब कर सकता है कि यहां से इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, बिकॉज दे हैव दैट मार्केट अंडरस्टैंडिंग, वो किसी स्टॉक पर रिसर्च करते हैं एंड वो रिपोर्ट फिर उन म्यूचुअल फंड्स को बेचते हैं अगेंस्ट फी, जिससे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अपनी अर्निंग करता है, राइट? एंड फिर जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, दे कैन मेक देयर ओन इन्वेस्टमेंट्स। ऑलराइट, सो दीज आर द कोर एरियाज इन एन इन्वेस्टमेंट बैंक। अब इसके अंदर भी आप बहुत सारे और वेरिएबल्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक फाइनेंसिंग डिसीजंस हो सकते हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट बैंकर की हेल्प ले सकते हैं। मान लीजिए आपको आपकी कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, सो फॉर दैट ऑल्सो इन्वेस्टमेंट बैंकर कैन हेल्प यू। ओके, सो बाय नाउ ओवरऑल आपको समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करता है। कुछ लोगों को ऐसे मिसकंसेप्शन रहता है दैट इन्वेस्टमेंट बैंकर इज ऑल अबाउट द स्टॉक मार्केट्स, कि वो स्टॉक मार्केट में खेलते रहते हैं, राइट? सो नॉट एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट, वो क्या चीजें कर रहे हैं, राइट? सो यस, दे आर इनटू कैपिटल रेजिंग, दे आर into advisory also, they are into trading also, trading and sales division या brokerage division जिसको हम बोलते हैं, and then they are into research as well. All right? अब बात करते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री की। This is very important. Okay? So from a historical standpoint, आप ये समझो पहले कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की शुरुआत कहां से हुई। So it started in Europe, okay, during the Renaissance period, जब कंपनीज इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जा रही हैं। ओके, सो देन द मेनी प्लेयर्स केम इनटू बीइंग, जिन्होंने उस ट्रेड को फाइनेंस करने में बिजनेसेस की हेल्प की। दैट इज वेयर इट ऑल गॉट स्टार्टेड। पर जो यूरोप में जो हमको मर्चेंट बैंकिंग देखने को मिली थी, दैट इज नॉट व्हाट वी सी टुडे। आज जो हम मॉडर्न इन्वेस्टमेंट बैंकिंग देखते हैं, उसकी एक्चुअली शुरुआत हुई थी यूएस में। ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस, जब यूएस बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड कर रहा है, जब वहां पर बिजनेसेस एक्सपांड हो रहे थे, तो तब जेपी मॉर्गन जैसी इंस्टीट्यूशंस आकर उन्होंने इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को फाइनेंस करने का जिम्मा लिया था। ओके, सो इनकी वजह से वो इतना ज्यादा कैपिटल रेज कर पाए एंड इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट एग्रेसिवली कर पाए। सो दैट इज व्हाट इज द फेस ऑफ मॉडर्न इन्वेस्टमेंट banking industry. Okay, then we talk about Glass-Steagall Act. So Glass-Steagall is a very important milestone because इससे जस्ट पहले 1929 में एक बहुत बड़ा मार्केट क्रैश हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन।
बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन हुई थी, लोग लोन ले लेकर भी मार्केट में लगा रहे थे, राइट? सो आफ्टर दैट द मार्केट क्रैश्ड वेरी बैडली। एंड उसके बाद फिर एज अ मेजर ये ग्लास स्टीगल एक्ट आया था कि भाई कमर्शियल बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को अलग अलग कर देते हैं। सो उस टाइम ये जो डिवीजन था दैट वाज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट कि कमर्शियल बैंक सिर्फ डिपॉजिट और लोन का ही काम करो और इन्वेस्टमेंट बैंक ये कैपिटल मार्केट की एक्टिविटीज करो। पर फिर उसके बाद वापस डीरेगुलेशन आया इन 1999 कि 1990s तक ये एक्ट को अगेन रिपील कर दिया गया, यानी कि कमर्शियल और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फिर एक इंस्टीट्यूशन खुद भी कर सकता है। तो वहां पर फिर बहुत सारे मर्जर्स हमको देखने को मिले, जैसे कि जेपी मॉर्गन के पास इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का लाइसेंस तो था ही, इन्होंने चेज को एक्वायर कर लिया और अब ये कमर्शियल बैंकिंग एक्टिविटी में भी घुस गए। गोल्डमैन वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ही रहा, वो प्योर प्ले इन्वेस्टमेंट बैंक है, वो कमर्शियल बैंकिंग में नहीं घुसा। तो ऐसे बहुत सारे बैंक्स थे जिन्होंने कमर्शियल बैंकिंग को भी शुरू किया एंड दे बिकेम यूनिवर्सल बैंक्स। ठीक है, यूनिवर्सल बैंक इज कमर्शियल प्लस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। देन इफ यू टॉक अबाउट 2008 क्राइसिस, दैट इज जीएफसी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। उसके बाद फिर रिफॉर्म्स आए एंड द डॉड-फ्रैंक एक्ट केम इनटू बीइंग, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बिकॉज ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कैसे हुआ था, आई गेस आपको पता है कि उससे हमको यह समझ में आया था कि कोई कितना भी बड़ा बैंक क्यों ना हो वो फेल हो सकता है। देयर इज नो टू बिग टू फेल बैंक, कोई भी बैंक फेल हो सकता है अगर स्थिति वैसी बन जाए, राइट? तो वो आपको ये सब आपको डिटेल में समझना जरूरी है। ओके, बाय द वे लेट मी गिव यू द होमवर्क फॉर टुडे ऑल्सो। ये होमवर्क आप डेफिनेटली कर लेना, ये आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आपको आज तक के जितने भी मार्केट क्रैशेज हुए हैं बड़े बड़े, उन सब की आपको एक लिस्ट बनानी है एंड उन पर आपको एक नोट लिखना है। तो चाहे वो 1929 का मार्केट क्रैश हो या फिर 1987 वाला छोड़ दीजिए, उसके बाद आप इस पर आ जाइए 2000 का .com बबल क्रैश। ओके, उसके बाद आप 2008 वाले जीएफसी क्रैश पे आ जाओ, फिर उसके बाद आप 2020 का कोविड-19 क्रैश पे आ जाओ। एंड ये तो हो गए ग्लोबल लेवल पर। उसके बाद आप इंडिया स्पेसिफिक 1992 का हर्षद मेहता एंड 2001 का केतन पारिक, ये सब चीजें आप एक कैराउजल बनाओ। ओके, इसका आप एक कैराउजल बनाओ एंड फिर आप इसको अपने लिंक्डइन पोस्ट पर डालो, जिसमें आप हर एक इवेंट के ऊपर एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे रहे हो कि कौन सा इवेंट कब हुआ था और वो क्यों हुआ था। सो ये चीज अगर आप कर रहे हो तो इसमें आप मेरे को मार्क कर देना, सो दैट आई ऑल्सो गेट टू नो कि आपने ऐसा किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। आप अगर फाइनेंस इंडस्ट्री में कदम रख रहे हो तो आपको ये चीज आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कब क्या हुआ था। ओके, तो ये पता करना एंड फिर उसके आगे की चीजें हमने समझ ली। ओके, अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। सो अब हमने जब हिस्ट्री समझ ली, अब हम आगे की चीजें समझ पाएंगे। सो फर्स्ट इज इंडिया स्पेसिफिक अगर बातें करें, 1991 से पहले तो थिंग्स वेर नॉट दैट ओपन। तो उससे पहले अगर हम ये बात करें कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री कैसी थी इंडिया में, तो दैट वाज वेरी नॉन एग्जिस्टेंट, राइट? बहुत ही लिमिटेड थी, बिकॉज मेनली जो डोमिनेंस था वो गवर्नमेंट का ही था। फाइनेंशियल मार्केट्स में अगर कोई पैसा रेस कर रहा है, कोई एक्टिविटी है, तो वो गवर्नमेंट ही कर रही है। ओके, देन इन 1991 केम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ओपनिंग ऑफ मार्केट्स क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज, बिजनेसेस आए, राइट? एंड फिर मार्केट्स ओपन होना शुरू हुए एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स फिर मार्केट में एक्टिविटीज बढ़ी। एंड जब मार्केट में एक्टिविटीज होगी तभी वहां पर इंटरमीडिएट्स की जरूरत है। कोई खरीद ही नहीं रहा, कोई बेच ही नहीं रहा, कोई कंपनी ही नहीं है, तो फिर वहां पर एक्टिविटी कहां से होगी, राइट? सो दैट इज व्हाट हैपेंड इन स्टार्टेड इन 1991। 1992 में सेबी एस्टेब्लिश हुई। सेबी के सभी चीजों पर हमको नजर रखनी जरूरी है, बिकॉज एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर आप सेबी के फ्रेमवर्क के अंदर ही काम करते हो। ओके, सो सेबी एस्टेब्लिश और गेव द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर कैपिटल मार्केट्स। आपको कैपिटल मार्केट में कुछ भी करना है तो सेबी के अप्रूवल से ही करना होगा। फिर 1990s 2000 में होती है ग्लोबल एंट्री, यहां से इंटरनेशनल बैंक्स इंडिया में एंटर करते हैं। एंड फिर उसके बाद जो आज की मार्केट है दैट इज क्लोज टू $17 बिलियन
US डॉलर्स। ये है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री की market. Okay, I've got this data from Ken Research, and along with that, there is a 6.5% growth projected for 2025-26, right? That is a projection by IMF. तो आज इंडिया में आप ये देखो कि जीडीपी ग्रो हो रही है एंड द बिजनेसेस आर ऑल्सो एक्सपांडिंग. With that rate, investment banking industry is also poised to grow because जब market activities बढ़ेगी, जब businesses expand होंगे तो वहां पर और ज्यादा activities होंगे and that is where the role of investment banking is also going to increase. अब बात कर लेते हैं कि investment banking और commercial banking में क्या different है. Okay? First thing is एक investment banking एक मैच मेकर की तरह काम करता है. किसी को खरीदना है, किसी को बेचना है, इन्वेस्टमेंट बैंकर इस डील को एग्जीक्यूट करवाएगा. आपको बेचना है, आप मेरे पास आओ, मैं आपके लिए बायर ढूंढ के लाता हूं. या आपको खरीदना है, आप मेरे पास आओ, मैं आपके लिए सेलर ढूंढ के लाता हूं. राइट, दिस इज द कोर फंक्शन एन इन्वेस्टमेंट बैंक डज. क्या ये काम आपका एसबीआई करता है? क्या ये काम आपका नॉर्मल कमर्शियल बैंक करता है? द आंसर इज राइट. तो दोनों का बिजनेस मॉडल बिल्कुल अलग है. सो अगर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें, देयर प्राइमरी फंक्शन इज कैपिटल रेजिंग एक्टिविटी एंड मेनली एडवाइजरी. अब एडवाइजरी में बहुत सारी चीजें हो सकती है. फिर क्लाइंट फोकस, ये मेनली बिजनेसेस या कॉर्पोरेशंस के साथ काम करते हैं एंड इवन गवर्नमेंट्स एज वेल. तो अभी एसबीआई का इस ईयर का जो टारगेट है फंड रेज करने का, उनको बॉन्ड्स इशू करने हैं. तो अगर उनको बॉन्ड्स बेचने हैं मार्केट में, दे कैन टेक द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर. देन रेवेन्यू सोर्स, दे अर्न फीस. ओके, ये लोग इंटरेस्ट नहीं कमा रहे, ये लोग ब्याज नहीं कमा रहे, ये लोग अपनी सर्विस दे रहे हैं, उस सर्विस के अगेंस्ट में इनको फीस मिलती है. ओके, और देयर कैन बी कमीशंस. अब जितना कैपिटल वो रेज करवाएंगे उसका एक सर्टेन परसेंटेज मिल सकता है. राइट, सो फॉर एग्जांपल 10,000 करोड़ का आईपीओ, तो उसका एक सर्टेन परसेंटेज उनको फीस या कमीशन के रूप में मिल सकती है. ओके, और देयर कैन बी ट्रेडिंग एक्टिविटीज जिससे वो प्रॉफिट कमाते हैं. रेगुलेटर, इनको जिस रेगुलेटर से सबसे ज्यादा मतलब है दैट इज सेबी. ओके, एंड अगर फॉरेन ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है तो फिर आरबीआई भी. एंड एग्जांपल इज एवेंडस, जेएम फाइनेंशियल. ये कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक्स के नाम है जो कि इंडिया में काम कर रहे हैं. इसके अलावा ग्लोबल बैंक्स भी इंडिया में प्रेजेंट है. फिर कमर्शियल बैंकिंग की अगर बात करें, दे आर मोर इनटू डिपॉजिट्स एंड लोन्स. ये लोग पैसा कैसे कमाते हैं? इनका मेन धंधा है पैसा ब्याज पे दे करके पैसा कमाना. ओके, सो देयर मेन बिजनेस इज आइदर इंडिविजुअल और बिजनेसेस. राइट, तो इनका एक कॉर्पोरेट आर्म होता है, दूसरा रिटेल आर्म होता है. रिटेल से ये इंडिविजुअल्स को कैटर करते हैं लाइक मी एंड यू, और जो बिजनेस आर्म है, कॉर्पोरेट आर्म है, वहां से ये बिजनेसेस को टारगेट करते हैं. इनकी कमाई कैसे होती है? इनकी कमाई होती है मेनली इंटरेस्ट स्प्रेड से. इंटरेस्ट स्प्रेड यानी कि जिस रेट पर ये पैसा उठा रहे हैं वो थोड़ा कम है, जिस रेट पर ये पैसा दे रहे हैं वो थोड़ा ज्यादा है. इन दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज द इंटरेस्ट स्प्रेड, एंड इसी से एक बैंक की अर्निंग होती है. ठीक है, मेनली यही है. और इसके अलावा फीस भी हो सकती है, वो बहुत सारी सर्विसेज भी देते हैं जिसके अगेंस्ट वो फीस चार्ज करते हैं. जो रेगुलेटर इनके लिए ऑफ कोर्स प्राइम है, प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है, दैट इज आरबीआई. एंड एग्जाम्पल्स आर एसबीआई, एचडीएफसी, एंड I think you know all the examples. All right. Next, let's talk about the structure of the financial services industry. So, as I was discussing, कि investment banker एक intermediary है पूरी इंडस्ट्री में. Right? There are many players which form this entire financial services industry. तो इसमें बैंकिंग का एक चैनल है, एसेट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, फिनटेक, कैपिटल मार्केट. तो बैंकिंग में हम पहले कमर्शियल बैंकिंग देखते, जो आपका नॉर्मल डिपॉजिट्स एंड लोन्स वाला एरिया हो गया. फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो कि कैपिटल रेजिंग एक्टिविटी, एडवाइजरी सर्विसेज में है. और यूनिवर्सल बैंक, मैंने कहा कि कुछ बैंक्स ऐसे भी हैं जिनके पास कमर्शियल बैंकिंग का लाइसेंस भी है और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का लाइसेंस भी है. ओके, सो दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल बैंक्स. ओके, सो एचएसबीसी, बार्कलेज या फिर जेपी मॉर्गन चेस, ये सब हो गए यूनिवर्सल बैंक्स. एंड अब आप ये समझिए कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री है ये इस पूरी बाकी इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्ट करके चलती है. ओके, इन एन इंटरकनेक्टेड मैनर. अब यहां पर मान लीजिए एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज है, तो जिनका काम क्या होता है? एसेट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आप लोगों का पैसा मैनेज कर रहे हैं. आप एक AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट को मैनेज कर रहे होते हैं. राइट, तो फंड मैनेजमेंट एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज. अब आप इन्वेस्टमेंट बैंकर होकर इनके लिए क्या कर सकते हैं? आप इनको सर्विसेज दे सकते हैं रिसर्च की.
राइट, आपने इक्विटी रिसर्च करके इनको प्रोवाइड कर दिया। या फिर आप इंश्योरेंस कंपनीज के लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज के पास जो इतना सारा प्रीमियम आता है, जो इतना इनके पास पैसा इकट्ठा होता है, उसको वो कहां लगाते हैं? अल्टीमेटली मार्केट में, वहां से रिटर्न्स कमाते हैं। सो फॉर दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी दे कैन टेक हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। ओके, एनबीएफसी के लिए फंड रेजिंग करवा सकते हैं। एनबीएफसी को फंड रेज करते रहना पड़ता है आगे और लोन देने के लिए, तो वो फंड रेजिंग के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ जुड़ सकते हैं, राइट। इसी तरह से फिनटेक के साथ, अब एक फिनटेक को दूसरे फिनटेक को एक्वायर करना है, तो उसके लिए भी फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स वहां पर आ सकते हैं, राइट। कैपिटल मार्केट की अगर बात करूं तो स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को इंटरेक्ट करना ही पड़ता है जब वो आईपीओ लेकर आ रहे हैं। All right. So in this entire financial services industry, you see कि इन्वेस्टमेंट बैंकर हर किसी के साथ कुछ ना कुछ काम कर रहा है। And that is why it is a very interesting place to be in, because आप जब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आ जाते हो तो आपके पास फिर ये सारी इंडस्ट्री में जाने का ऑप्शन खुल जाता है, बिकॉज आपने वो काम ऑलरेडी किया हुआ है। ओके, एंड नॉट जस्ट दिस, इनफैक्ट a very good way to enter the PE or VC industry is also investment banking, जिसमें वैसे otherwise जाना is more difficult, right? Fine. Now let's talk about the role of investment banks in the economy. Investment banks economy के लिए इतने significant क्यों हैं? So although I am going to touch upon some pointers right now, पर इसकी असली सेंस आपको आगे चलकर आने वाली है, आने वाले सेशन में हम इस चीज को थोड़ा और डिटेल में डाइव इन करेंगे, तो वहां आपको इसकी असली इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। अभी जस्ट एक ओवरव्यू ले लेते हैं। दैट फर्स्ट थिंग इज कैपिटल एलोकेशन। इन्वेस्टमेंट बैंक्स कैपिटल को एलोकेट करने के लिए हेल्प करते हैं। दे चैनलाइज द रिसोर्सेज टू प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस। अब इंडिया में जो पैसा सेव किया जा रहा है, राइट, वो पैसा अगर हम हमारे बैंक अकाउंट में रखें या अपने घर में कैश में जमा करके रखें, तो वो कोई प्रोडक्टिव यूज केस नहीं है उस कैश का। पर यही पैसा जब किसी बिजनेस के पास चला जाए, वो अपने बिजनेस को उससे एक्सपांड कर पाए, इससे आपकी पूरी इकोनॉमी ग्रो होती है, तो फिर हम कहेंगे कि वो पैसा प्रोडक्टिव यूज में लग गया, राइट। ऐसा करने में इन्वेस्टमेंट बैंक्स प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। ऑलराइट, in 2024 Indian equity markets raised 72.3 billion, which is a very significant number. तो एक आईपीओ में क्या होता है? एक आईपीओ में हम इंडिविजुअल्स या इवन इंस्टीट्यूशंस एज वेल वो पैसा लगाते हैं एक बिजनेस में जो कि ग्रो करना चाह रहा है, राइट, जो कि ग्रो हो रहा है। तो इससे जो पैसा है, जो कैपिटल है, वो चैनलाइज हो रहा है प्रोडक्टिव यूज केस के लिए। ऑलराइट, then market efficiency, they also help in price discovery. They do research, analysis, trading activities. They also provide liquidity as well. जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, आपको कोई बड़ा ट्रेड करना है, आपको सिक्योरिटी सेल करनी है, बाय करनी है, so you do it via the investment bank. वो आपके ट्रेड को एग्जीक्यूट करवाएंगे, सक्सेसफुल करवाएंगे। ओके, then corporate restructuring. So if you want to restructure your business for any reason, okay, वो कोई operational reason हो सकता है, वो कोई financial reason हो सकता है। financial reason can be कि आपके ऊपर debt बहुत बढ़ गया है, okay, तब आप अपने business को थोड़ा सा restructure करना चाह रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा एक breathing मिल सके कि आप अपने लोन को अच्छे तरीके से repay कर पाए। So this restructuring activity can include a lot of things, okay, it can include things like कि आप अपने जो existing फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आप उनके साथ अपने टर्म्स को रीनेगोशिएट कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस में कुछ नई पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं विद द डेटर्स, विद द सप्लायर्स, इसमें आप बिजनेस मॉडल को रिवैम्प कर सकते हैं। ओके, देयर कैन बी मेनी थिंग्स दैट कैन बी इंक्लूडेड इन द रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस। एंड इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हो सकती हैं जो एक बिजनेस को लेना पड़ता है। मेरा जो बिजनेस है, मान लीजिए वो काफी डाइवर्सिफाइड है, एंड नाउ आई एम थिंकिंग कि क्या मैं अपने बिजनेस को डीमर्ज कर सकता हूं, कोई बड़ा हिस्सा अलग कर सकता हूं, बिकॉज ऐसा करने से जो मेरी जो ओवरऑल वर्थ है, जो कैपिटल अनलॉकिंग जिसको हम बोलते हैं, वो हो सकती है, राइट, वैल्यू अनलॉकिंग जिसको हम बोलते हैं, सो वो हो सकती है। तो ऐसा करने से पहले आई कैन टेक एडवाइस फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट बैंक। ऑलराइट, now let's talk about the regulatory framework in India. So for investment bankers, first that you need to adhere to is SEBI, of course. So it is the primary securities market regulator. आपको अगर कैपिटल रेज करना है तो फिर SEBI is the institution जिससे आपको अप्रूवल्स लेने होते हैं। इस वक्त SEBI किस चीज में बिजी है? SEBI is investigating
स्मॉल बिजनेस आईपीओज, ये जो एसएमई के आईपीओज आए हैं, आप इसकी ट्रैकिंग कर रहे हैं कि कैसे आईपीओज आते हैं। बहुत ही लिमिटेड सप्लाई होती है, डिमांड बहुत ही ज्यादा होती है, प्राइस एकदम से शूट कर जाता है। सो व्हाट इज हैपनिंग देयर, क्या उसमें कुछ गड़बड़ घोटाला हो रहा है? सो दिस इज व्हाट सेबी इज इन्वेस्टिगेटिंग दीज डेज। पर ये सब तब हो सकता है इसके अराउंड कुछ और नॉर्म्स निकल के आए, कुछ और गाइडेंस निकल कर आए कि आपको ऐसा नहीं करना है या वैसा करना है। सो दिस थिंग्स व्हाट वी नीड टू बी अपडेटेड विद। ऑलराइट, रेगुलेटर क्या बोल रहा है। फिर उसके अलावा आरबीआई, सो एज आई सेड कि अगर आप फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन में जा रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है, तो वहां फिर आपको आरबीआई के साथ भी डील करना पड़ेगा। And then there can be some other regulators like IRDAI, PFRDA. If you're working with a specific sector, जैसे कि इंश्योरेंस, तो फिर आपको RDI का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि what are the guidelines. All right. Similarly, there can be competition commission. आप जब M&A कर रहे हो, so that has to be within the limits as specified by competition commission, right? तो CCI ने जो limits दी हुई है उसके अंदर रहते हुए आपको M&A करना होता है. So you have to take approval from CCI. Only then an M&A can be successful. All right. So अब ये बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री में अब आगे चलकर क्या नई चीजें इनकॉर्पोरेट हो रही है. All right. First is sustainability and ESG focus. Now there is a very growing influence of these factors, ESG factors, that is environmental, social and governance factors, and also sustainability. लोग अब ऐसी इन्वेस्टमेंट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ज्यादा जोर दे रहे हैं. So investment banking industry is also pivoting to such factors. इसके अलावा डिजिटाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी, सो ये एक ऐसा एरिया है जहां पर अभी बहुत ज्यादा पैसा फ्लो हो रहा है. Then rise of domestic players. Now the domestic players are also giving very tough competition to the global firms. आप अगर इंडिया की बात करें तो एक्सिस बैंक इज dominating the debt market, the bonds market. इक्विटी वाले साइड में कोटक इज लीडिंग, राइट. एंड इनफैक्ट कोटक तो ओवरऑल ही लीड कर रहा है, राइट. आई थिंक इन टर्म्स ऑफ फीस दे आर raking in the highest amount of fees among all investment banks. So Kotak Investment Bank is doing well. Then on the M&A side, ENY is doing great. So हर sector में these banks are, there are different players which are doing good. Increasing retail participation. अब जो market में हम retail participation देख रहे हैं, अब individuals are pouring in their money into equities, जिसकी वजह से अब ओवरऑल AUM जो मैनेज किया जा रहा है, जो मार्केट का साइज है, वो और बढ़ रहा है. एंड दिस इज गोइंग टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट बैंक्स. ओके, सो इन्वेस्टमेंट बैंक्स विल बी कैपिटलाइजिंग ऑन दिस इंक्रीजिंग इन्वेस्टर बेस. कुछ नंबर से बात करते हैं. सो व्हाट हैपेंड इन 2024, दैट वाज अ वेरी गुड ईयर फॉर द कैपिटल मार्केट्स. इंडिया में $20.5 बिलियन की IPO रेज की गई, राइट. एंड इट was a leading country. India was a leading country among all the Asian markets, and that too globally it was second, okay, after the US market. तो ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी न्यूज है. एंड ऑल्सो दिस इज लाइकली टू कंटिन्यू बिकॉज अभी इंडिया में जो कैपिटल रेजिंग एक्टिविटीज हो रही है, दिस इज सिग्निफिकेंट एज कंपेयर टू एनी अदर कंट्री. एंड जब इंडिया में इतनी ज्यादा बिजनेस एक्टिविटीज होंगी, एक्सपांशन होगा, कैपिटल मार्केट्स में इतनी हैपनिंग होगी, तो दिस इज गोइंग टू पेव वे एंड इंक्रीज द डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज इन इंडिया. तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज और ज्यादा डिमांड की जाएंगी एंड और भी ज्यादा प्लेयर्स आएंगे मार्केट में. ओके, so what were the major IPOs that came in 2024? Swiggy, Hyundai Motor, Ola Electric, right? So Swiggy was around 11,000 crores, I believe. Hyundai Motor was 27,000 crore, which is the largest IPO till date, right? अभी तक तो यही है. And then फिर Ola Electric शायद 6,000 करोड़ के आसपास का था, right? तो करीब 5 बिलियन का तो इन तीन कंपनीज ने अकेला ही फंड रेजिंग कर लिया इन 2024. ओके, एंड जब इस तरह के आईपीओज आते हैं तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स, देयर इज नॉट वन इन्वेस्टमेंट बैंक, देयर आर मेनी इन्वेस्टमेंट बैंक्स व्हिच आर अ पार्ट ऑफ एन आईपीओ डील. ओके, सो अलग अलग इन्वेस्टमेंट बैंकर्स अलग अलग रोल्स में, अलग अलग कैपेसिटीज में काम करते हैं. ओके, देयर आर कोऑर्डिनेटर्स, देयर आर बुक रनर्स एंड दे चार्ज अ कमीशन ऑन देयर सर्विसेज. तो जस्ट यू कैन जस्ट इमेजिन कि ये जो नंबर आप देख रहे हैं, जितना भी कैपिटल रेज किया जा रहा है मार्केट में, इसका एक सर्टेन परसेंटेज में इन्वेस्टमेंट बैंक्स कमा रहे हैं.
एंड क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंक्स सर्विस देके कमाते हैं, ये बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, ओके, एंड अ परसेंटेज ऑफ दैट इज ट्रांसफर टू देयर एम्प्लॉयज एज वेल इन द फॉर्म ऑफ बोनसेस। तो अब बात कर लेते हैं कि इस इंडस्ट्री में कैरियर पाथ क्या रहता है। अभी एक ऊपर से डिस्कशन करते हैं, आगे चलकर मैं आपको थोड़ा सा अंदर घुस के भी बताऊंगा कि इस लेवल पे क्या चीजें होती है, ओके। सो आपकी जो शुरुआत है वो होगी एनालिस्ट लेवल पर। आपकी जो फर्स्ट स्टेप है दैट वुड बी द रोल वुड बी एन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट के पोजीशन पर आप रिसर्च वर्क करते हो, आप एनालिसिस कर रहे हो, आप प्रेजेंटेशन वगैरह में सपोर्ट करते हो। दैट इज हाउ यू गेट स्टार्टेड। फिर जब आप एसोसिएट बन जाओगे देन यू विल बी मोस्टली डूइंग फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड ड्यू डिलिजेंस रिलेटेड एक्टिविटीज। देन यू मूव ऑन टू वीपी, देन डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड फाइनली मैनेजिंग डायरेक्टर। तो आप जितने ज्यादा ऊपर लेवल पे जाते रहोगे ऑफकोर्स आप टीम लीडरशिप पर ज्यादा फोकस करोगे एंड फिर एक लेवल पर आप डील ओरिजिनेशन पर फोकस करोगे। यानी कि आपका काम ये होगा सभी बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ जो सीएक्सओस हैं उनके साथ अपना रेपो रखना एंड उनके थ्रू काम लेकर आना व्हेन यू आर एट डायरेक्टर लेवल पोजीशंस, ओके। इनफैक्ट क्लाइंट इंटरेक्शन आप वीपी लेवल या एसोसिएट लेवल से भी शुरू कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर ग्लोबल बैंक है तो शायद आप डायरेक्टर लेवल से शुरू करोगे या शायद वीपी लेवल से, पर अगर डोमेस्टिक बैंक है तो शायद एसोसिएट या सीनियर एसोसिएट लेवल पर भी आप क्लाइंट इंटरेक्शन शुरू कर सकते हो। ओके, इट इज अ वेरी ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक थिंग, बट क्लाइंट इंटरेक्शन एक स्टेज पर आप शुरू करोगे, ओके। नाउ लेट अस की टेकअवेज। तो अभी तक हमने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में बहुत सारी बातें की, आइए उसको थोड़ा समराइज करते हैं कि अभी तक हमने क्या समझा। फर्स्ट इज देयर क्रिटिकल इकोनॉमिक रोल। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं, ओके, सो दे प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। देन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम कमर्शियल बैंकिंग। कमर्शियल बैंकिंग लोन्स एंड डिपॉजिट से कमाते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज मोर अबाउट कैपिटल रेजिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज, ठीक है, तो वो फीस से कमीशन से कमाते हैं। देन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आउटलुक, इंडिया में जो इनकी मार्केट है दैट इज बिग एंड दैट इज ऑल्सो पॉइज्ड टू ग्रो एट अ वेरी गुड रेट इन द फ्यूचर, बिकॉज अभी इंडिया एक्सपांशन स्टेज में, राइट, इंडिया अभी डेवलपिंग स्टेज पे है, तो ये तो और ग्रो होने वाली है। जितनी ज्यादा बिजनेसेस एक्सपांड होंगे, जितनी ज्यादा क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स होगी, जितने ज्यादा आईपीओज होंगे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री उतनी ही ज्यादा ग्रो होगी। एंड देन इफ यू टॉक अबाउट इवॉल्विंग ट्रेंड्स, तो अभी इस इंडस्ट्री में किस तरह के ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं? सस्टेनेबिलिटी का ट्रेंड, ओके, टेक्नोलॉजी का ट्रेंड, डिजिटाइजेशन का ट्रेंड एंड ऑल्सो सेक्टर स्पेशलाइजेशन। कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो कि स्पेशलाइज कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक सेक्टर में, जैसे कि मान लीजिए टेक्नोलॉजी हो गया, हेल्थ केयर हो गया या फिर रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। सो दैट इज वेयर नाउ इन्वेस्टमेंट बैंक्स आर मूविंग टू। ऑल राइट, सो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। आज का जो सेशन था दैट वाज नॉट वेरी टेक्निकल एंड इसका सिंपल पर्पस यही था कि हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में समझ सके, राइट। सो दिस वाज फॉर दोज पीपल जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। नाउ आई बिलीव आपको एक आइडिया मिल गया है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स क्या करते हैं और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कहां फिट होती है पूरे ओवरऑल मार्केट में, ठीक है। सो नाउ दैट दिस इंट्रोडक्शन इज ओवर, आगे आने वाले सेशंस में हम इन चीजों पर और डीप डाइव करेंगे कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या प्रोसेसेस होते हैं एंड कैसे एनालिसिस होता है। ये सारी बातें हम आगे चलकर करेंगे एंड ऑल्सो वी विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट वेज ऑफ गेटिंग इनटू द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री, ठीक है। सो आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। सी यू, बाय बाय।